तो पब्लिक इमरजेंसी न होने की वजह से this statute, this notification can be struck. और इस मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि साथ साथ चर्चा करके एक प्लान ऑफ एक्शन तय करना पूरा देश के लिए कि ये कानून को चैलेंज कैसा करे, कि सारे वकील, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट वगैरह, we will sit together and try and draft the petitions. We have lawyers here from different parts of the country. You can see Bihar, Northeast, Bombay, Uttarakhand, of course. So this is the idea today. Idea ये है कि we will make a plan of action and we will draft petition jointly. Or with trade unions as petitioners, we will file these petitions in the various high courts. At least 10 petitions have to go. लेकिन अप्रोच होना चाहिए सामूहिक तौर से, मतलब हर पिटिशन में 4-5-6 जो प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियंस है, तो पिटिशनर मतलब सामूहिक तौर से इसका निर्णय होना चाहिए कौन रहेगा, और इसका ड्राफ्टिंग में थोड़ा कलेक्टिव एक्शन हो ताकि पिटिशन ठीक से ड्राफ्ट किया जाएगा, and then we will file it in the 10 states. So that is what I wanted to say. Thank you very much, and we can start the meeting. और सभी का राय लेने का कोशिश है. Thank you so much, sir. If I can request all the speakers, we are trying to mute everybody manually, but if everybody can mute themselves, so especially while the session is running, तो speakers को problem नहीं आएगा. मैं आप सबको request करती हूँ कि आप सब अपना microphone mute कर लें ताकि हमारे sessions जो हैं आगे के वो बहुत आराम से चल सकें. As our next speaker, I would like to invite MC Pansar. He's the pioneer of pioneer advocate who is litigating in labor laws in Uttarakhand. He's very senior and has been practicing now since 1988, if I'm correct with that. और काफ़ी leading cases इन्होंने उत्तराखंड पे किए हैं regularization को लेके, और गंगा की जो living entity वाला केस था वो भी सर का ही था. So I would like to now invite sir to speak on his session. Most welcome, sir. Thank you, Sir. Snigdha, the name? The name of the speaker is MC Pant, and the name. So are you asking the name of the speaker? Am I audible? Yes. The session is proposed. Namaskar. Yes, sir. Please go ahead. सभी साथियों को नमस्कार. और हमारे सीनियर कोलिन साहब ने की लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ द उत्तराखंड. उत्तराखंड के मामले में उत्तराखंड परहैप्स जो है और स्टेटों से एक कदम आगे बढ़ के यहाँ पे कुछ कार्य किए गए हैं. कोविड-19 जो सब्जेक्ट है आपका श्रमिकों के अधिकार और कोविड-19, जैसे हमारे सीनियर फ्रेंड ने कहा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू अमेंड द. Yes, sir, you're audible. स्निग्धा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है. सर आपकी आवाज आ रही है. जी. हमारे सीनियर काउंसिल कोलिन साहब ने कहा कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू अमेंड द ट्रेड यूनियन एक्ट जस्ट टू कर्टेल डाउन द राइट्स एटसेट्रा.
उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि 2002 में जब ये ट्रेड यूनियन एक्ट अमेंड हुआ, जिसमें आपने कंडीशन ये रख दी कि एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन किसी ट्रेड यूनियन का तब होगा जब 10% जो स्ट्रेंथ, मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 10% आपका जो मेंबर्स होगा, और उसके लिए वेरिफिकेशन क्लॉज डाल दिया एम्प्लॉयर के लिए। सो फार एज पर माई एक्सपीरियंस, उत्तराखंड में इसको एक टूल बना के एम्प्लॉयर ने हमेशा ऑब्जेक्शन लगाने शुरू कर दिए, और दिस वाज नोटेड बाय दी देन ऑनरेबल, हमारी काउंसलर थी मार्गरेट अल्वा साहब। शी हैज रिटन ए लेटर टू द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड मिस्टर भुवन चंद खंडूरी। 960 trade unions are pending. They have not been registered on account of this. Now, in this period, one proposal to amend further the Trade Union Act, by which हमारा proposal स्ट्रेंथ होनी चाहिए टू गेट रजिस्टर्ड ए ट्रेड यूनियन इन ए एस्टेब्लिशमेंट, और वो भी एक एस्टेब्लिशमेंट में एक यूनियन होगी। अब आप यहाँ देखिए, एक हमारे यहाँ एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट, कोई भी एम्प्लॉयर अपने यहाँ 10% से ज़्यादा रेगुलर एम्प्लॉय नहीं रख रहा है। उसके बाद सारे आउटसोर्सेज करते हैं, जो लोग ट्रेड यूनियन बनाना चाहिए उसको ट्रेड यूनियन नहीं बनती है। तो कट शॉर्ट ये है कि ट्रेड यूनियन का जो राइट है टू फॉर्म ए ट्रेड यूनियन, दैट हैज बीन टेकन अवे। सिमिलरली हमारे यहाँ जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उत्तराखंड सरकार ने एक प्रपोजल किया मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स का, सेक्शन जो क्लॉज 3 और 4, उसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय का एक टर्म जोड़ा, जिसे कॉन्ट्रेक्चुअल सब किया जा रहा है, और उसके बाद लिखा कि दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी बेनिफिट under this Industrial Dispute Act, UP Industrial Dispute Act, क्योंकि there is a slightly different in ID Act as well as our ID Act. Central ID Act में provision है 200BB का, हेलो, Central ID Act में provision है 200BB, जहाँ पे लिखा है कि जहाँ fixed term employment वगैरह है कि he is not entitled for any compensation under that act. But अपने उत्तराखंड में ये नहीं है, there is no such clause like this. So far as under the garb of this fixed term employment, because there is a practice, every employees is being treated as a contractual and etc. तो ये 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं कि जहाँ से डायरेक्टली सारे राइट इनको खत्म करने की कोशिश यहाँ से हुई है। अब हमारे जो यहाँ के श्रम मंत्री हैं, उन्होंने एक बात बोली जब ये बात आई कि आप जो है आवर्स ऑफ वर्किंग क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, देन इज सेड कि इसके बदले उनको ओवर टाइम मिलेगा। तो आई पुट ए क्वेश्चन, हमारे यहाँ फैक्ट्री एक्ट में एज वेल एज हमारे यहाँ मिनिमम वेज एक्ट में देयर इज ए प्रोविजन फॉर ओवर टाइम आल्सो। तो आप जो 8 से 12 घंटे का जो लॉजिक है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। और हम थोड़ा सा पास में चलेंगे, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो डॉक्टर अंबेडकर का ही एक प्रपोजल था कि जो 12 घंटे का उस समय भी विरोध किया गया था, और जब ये लॉजिक दिया जा रहा था कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट रखते हैं तो मोर आप कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे। तो इन टोटलिटी ये है कि एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करना है, बढ़ाना है, तो आप उसको जो 12 घंटे कर रहे हैं, तो एक तरह से वो एटलीस्ट बजाय प्रोडक्शन बढ़ाने की श्रमिक की जो उसकी कार्य क्षमता है उस पर प्रभाव डालेगा। तो टोटली इलॉजिकल, कोई इसके पीछे रैशनल नहीं है कहीं पे भी, लेकिन एक मनमानी तरीका। हमको सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि इवन जो एम्प्लॉयर जो इस प्रपोजल के लिए कह के गए हैं, उनके इंस्टांस पे ये सब चीज़ें हो रही हैं बिना उसको एग्जामिन करे। एम्प्लॉयर, मेरा एज पर माई एक्सपीरियंस कि एम्प्लॉयर ने जहाँ जहाँ ट्रेड यूनियन को अवॉइड करने की कोशिश की है, तो वहाँ पर ज़्यादा मोर प्रॉब्लम आए हैं, क्योंकि पॉकेट यूनियन उन्हें बनाने की कोशिश की। अगर हम लीगलिटी टेस्ट करेंगे, हमारे बहुत सीनियर काउंसिल हैं, सब चीज़ें, आईटी एक्ट में एक प्रोविजन है, शेड्यूल में जुड़ा है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का, एनी टाइप ऑफ टेम्पररी कैजुअल फॉर ईयर्स टुगेदर जस्ट टू डिप्राइव इन फ्रॉम रेगुलर स्टेचर। तो हाउ दिस प्रोविजंस विल बी स्टैंड, बट फैक्ट रिमेन्स, हमें एक चीज़ और ग्राउंड रियलिटी कहनी है कि जो हमारी कोर्ट्स की आज की पोजीशन है, उनकी जो आज की तारीख में जो एक
उनका जो एक माइंडसेट है उसको भी देखना है। मैं छोटा सा, क्योंकि एक मंच मिला है आपके माध्यम से, माइग्रेंट वर्कर्स स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, जिसके लिए आज पहली बार में जब वहाँ पिटीशन हुई तो सुप्रीम कोर्ट has said कि जब खाना दे रहे हैं तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के स्टेटमेंट पे क्लोज कर दिया गया। फिर कहीं पे भी इवन जो जजमेंट आया उसमें भी none of the court neither has tried to consider the provisions of the Interstate Migrant Worker Act 1979 in its letter and spirit, because यहाँ पे जो सेक्शन 15 और सेक्शन 20, अगेन मैं ये कह रहा हूँ, भी है और उसके बाद लायबिलिटी भी दी गई जो, और यूपी गवर्नमेंट ने जो एक डिसीजन लिया था, हम अपने यहाँ के इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको हम बाहर तब भेजेंगे, पहले हमारे यहाँ से ये सारी चीजें। Perhaps that decision was based upon a judgment of the apex court. This is Damodar Pandey versus State of Odisha 1990 judgment, in which the apex court has dealt with the situation। और उसके बाद ऑब्लिगेशन उन्होंने लिखा है कि ऑल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि जो चल रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि वो कितने आने वाले हैं। इस एक्ट के तहत कोई कहीं पे भी कोई एक्सरसाइज नहीं हुई, और रेदर एक्सरसाइज कहाँ हुई मैं आपको बताता हूँ। रेदर हुई है बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर वर्कर्स का जो एक्ट है जिसमें सेस आता है, उस सेस को साइफन ऑफ करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। आज हमारे यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पीआईएल में भी एक नोटिस जारी किया है उसके फंड्स को लेके। तो एज हमारे सीनियर्स मिस्टर कोलिंग साहब ने एक बात कही है कि हम सबको वी शुड कम टुगेदर, और हम लोगों को आना है क्योंकि ये एक दूसरी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है वर्कर के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के। अदरवाइज जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं डे टू डे कोर्ट्स में भी फेस कर रहे हैं जो, और उसके अलावा आप बाहर के मंच में भी देख लीजिए कि एक माइंडसेट बन चुका है कि कोर्ट्स, जैसे अभी आपने कहा कोर्ट, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि इस पेंडेमिक के आने पहले ही कोर्ट्स वगैरह सब बंद कर दी गई थी, और अब आज की तारीख में तो स्थिति है कि कोर्ट्स आर क्लोज्ड। इवन जो वर्कर्स अपने यहाँ कंसिलिएशन वाला बात तो अमेंडमेंट से वो बाद में लाएंगे, इससे पहले वो स्थिति ला चुके हैं। जो रेफरेंसेस पेंडिंग है जहाँ पर एविडेंस हो चुकी है, दे आर फाइटिंग फॉर सेवरल ईयर्स, और उनके अवार्ड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते हैं, और लेबर डिपार्टमेंट तो जस्ट बिकम है, ये एक फ्यूटाइल हो चुका है, रिडेंडेंट हो चुका है। तो हमारे मेरे इसमें क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं बोलने वाले भी, दो तीन एक लास्टली एक सजेशन ये है, मैं क्योंकि अपने जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे भी एक बात कहूँगा कि दोनों हमारी जब गवर्नमेंट्स, विशेष रूप से प्रेजेंट गवर्नमेंट जो दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और समाज के अंतिम की बात करती है, उससे पहले गांधी टेलिस्म को मैं 1 मिनट रिपीट करना चाहूँगा, और उसकी लाइट में हमें कोर्टों को भी जगाना है, सबको जगाना है। When you are in doubt of when self become too much with you, applying the following test: recall the face of poorest and the weakest whom you may, but this perhaps this has been forgotten। ये वर्ड्स है सब चीजें, और इसको सबसे पहले इस फ्रेज को गांधी टेलिस्म को जस्टिस जो हमारे लीजेंड जज थे जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने 1978 में संतराम वर्सेस रतनलाल वाले केस में इसको अलॉट किया था, नॉट दिस विल बिकम द प्रिंसिपल। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब कोर्ट्स हमारी जो है, इवन अपेक्स कोर्ट भी कहीं पे भी, और इन सब चीज़ों को नहीं। और तीसरा चीज़ है जो कंटेक्चुअल जॉब सिक्योरिटी ना देने के लिए आपने कंटेक्चुअल टर्म यूज़ की, और हमारी अपेक्स कोर्ट ने रिलाइंग अपॉन ए बुक ऑफ देन ग्रेट जज जस्टिस के मैथ्यू इन गवर्नमेंट प्रेस वर्सेस ए बेलिपा में कहा था कि जो रोमन लॉ कॉन्ट्रैक्ट का है वो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वो यहाँ पर नहीं आ सकता, आपको टेस्ट करना पड़ेगा आर्टिकल 14 या 16 से। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना है। और लास्टली आर्टिकल 43A, जिसको हमारे कभी भी ना तो किसी पार्लियामेंट्रियन ने, ना कभी हमारी सरकारों ने, ना हम लोगों ने भी, हम उसको भूल चुके हैं, जिसमें लिखा है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द वर्कर्स। उस पे ना कोई बात हो रही है ना लॉ हो रहा है। तो आज टाइम आ चुका है कि हम लोग उसके लिए एकजुट हों, हम लोग उसके लिए कम फॉरवर्ड होकर आगे आए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। Thank you so much, sir, for your insights. मैं एक बार सारे participants को बता दूं, जो भी हमारा सेशन चल रहा है वो है proposed amendments and suspension of key labor laws during COVID-19। हिंदी में इसका अनुवाद रहेगा
प्रमुख श्रम कानूनों के में प्रस्तावित संशोधन और उनका निलंबन। अब एज अ नेक्स्ट स्पीकर मैं इस सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी गुंजन को। गुंजन एडवोकेट हैं, HRN के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी काफ़ी टाइम से केसेस देख रहे हैं। तो गुंजन, आप इस सेशन को यहाँ से आगे लेके जाइए। धन्यवाद स्निग्धा। मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपनी बात का अभी कोविड के दौरान जो मजदूरों की स्थिति है उससे, और उससे डिस्कस करते हुए मैं उससे एक स्टेप पीछे जाना चाहूंगा। तो जैसा सभी लोगों ने देखा होगा अभी अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि करोड़ों की तादाद में मजदूरों का पलायन हो रहा था, और सुप्रीम कोर्ट की क्या उस पे टिप्पणी रही, क्या केसेस हुए, उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होगी। तो उसमें हम लोगों ने एक चीज देखा जो सबसे महत्वपूर्ण था, जब जो लोग काम कर रहे थे ग्राउंड पे, जो ट्रेड यूनियंस अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, कि कुछ मजदूरों के लिए तो सरकार ने इंतजाम किया कि वो जा पाए अपने घर ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, पर एक बड़ा तबका खुद अपने हिसाब से अपना इंतजाम किया और वो वापस गया। ऐसा क्यों हुआ? मेरा मानना यह है कि आज सबसे बड़ी जो चुनौती थी सरकार के सामने, ट्रेड यूनियन के सामने, जो भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोगों को यह पता ही नहीं था कि कितने मजदूर किस शहर में। There was no record of how many migrant workers are actually in which place. तो अभी भी आप जब देखेंगे अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अभी भी आज भी काफी ट्रेड यूनियंस लिस्ट बनाकर सरकारों को मुहैया करा रही हैं कि ये मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं। So the first issue which I wanted to highlight कि अभी इस पूरे माइग्रेंट क्राइसिस में और लेबर लॉज को लेकर के अगर हमें किसी चीज पे फोकस करना है, तो फोकस करना है कि किस तरीके से लेबर कानून के जो एक अम्ब्रेला के नीचे वर्कर्स को लाभ पाए, क्योंकि बहुत सारे मजदूर हमारे इस कानूनों से उनका कोई लाभ नहीं मिल पाता। और अब स्टडीज हैं जो ये कहती है कि 90% से ज्यादा भारत का मजदूर इनफॉर्मल सेक्टर में है। कहने का मतलब कि उनको श्रम कानूनों के अलग अलग तरीके से उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो उनका प्रोटेक्शन है, वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। मैंने अपना वकालत की शुरुआत गुड़गांव में की थी, और गुड़गांव में काम करते हुए खासकर गारमेंट सेक्टर के वर्कर्स के साथ काम करते हुए, और एक चीज जो एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा अनुभव रहा, उसमें यह बात निकल के आई कि कई मजदूरों के पास ये प्रूफ ही नहीं था कि वो कहाँ काम करते हैं। तो आप फैक्ट्री जाते हैं, फैक्ट्री से आते हैं, आपको कैश नगद पैसा मिलता है, तो पूरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और किसी दिन किसी कंपनी में काम करते हुए किसी मजदूर की उंगली कट गई, किसी मजदूर का पैर कट गया, किसी मजदूर का जान चला गया, तो उस दिन फिर वो पता चलता है कि उसके पास तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास तो ना तो सैलरी स्लिप है, ना अपॉइंटमेंट लेटर है, ना आइडेंटिटी कार्ड है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कई जगहों पे ऐसा प्रैक्टिस है, क्योंकि बहुत छोटे क्षेत्रों में बहुत कम परसेंटेज ऑफ वर्कर्स जो हैं, जो एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, जिनकी सैलरी स्लिप आती है, जिनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आज जो चुनौती है लेबर एक्टिविस्ट के पास और वकीलों के पास और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं लोग, कि आप किस तरीके से जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करा पाए, किस तरीके से उनके पास एक पहचान हो मजदूरों के पास कि आप कहाँ काम करते हैं, तभी आपको कोई प्रोटेक्शन मिल पाएगा। सोचिए अगर आज ऐसा होता कि लॉकडाउन होने के जिस दिन अनाउंस हुआ होता और भारत सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास पूरा रिकॉर्ड होता, एक डेटाबेस तैयार होता कि कहाँ किस मजदूर कहाँ काम करता है, किस क्षेत्र में कितने मजदूर हैं, किस फैक्ट्री में कितने मजदूर हैं, तो क्या जो भी असिस्टेंस है, जो भी एक तरीके का खाने का पैकेट दिया गया, कैश असिस्टेंस दिया गया, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट करने में आसान नहीं हो जाता? या ट्रेड यूनियंस के पास एक रिकॉर्ड तैयार होता है कि हाँ यहाँ मजदूर फंसे हुए हैं, तो उनको असिस्ट करने में शायद परेशानी कम होगी। So this is the first point which I want to make. So I think it is more important than ever that our focus should be in the direction that how do we bring all our laborers, workers within the fold of labor laws, और किस तरीके से उनकी एक पहचान बन पाए। तो इसके लिए अभी ज्यादा टाइम नहीं है कि हम हर कानून के प्रावधानों में जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी 2-3 कानून हैं जिसका चर्चा अभी हमारे पिछले वक्ताओं ने किया,
और उन्होंने मेंशन भी किया, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट। ये एक्ट बना 1989 में, 1979 में, और इसके पहले पन्ने पे ही लिखा हुआ है, इस एक्ट के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था उड़ीसा में, दादन लेबर, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको हटाने के लिए इस तरह के कानून को लाने की बात की गई कि किस तरीके से गांवों से, छोटे इलाकों से मजदूरों को लोभ दे करके यहाँ आपको शहरों में ज्यादा पैसा मिलेगा, आपकी जिंदगी बेहतर होगी और आप वहां चलिए। और जब वो वहां जाते हैं तो शायद पता चलता है कि जो प्रोमिसेस थे, ऑल दोज प्रोमिसेस व्हिच वर मेड अर्लियर आर नॉट मेड। ना उनके पास ये कोई रिकॉर्ड होता है, ना ही उनको जितनी सैलरी प्रॉमिस की गई होती है वो मिलता है, और खुदा न खास्ता कभी कोई अगर विपत्ति आती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो ना ही उनको कोई प्रोटेक्शन होता है। तो उस एक्ट के तहत ये प्रावधान है, अगर आप उस एक्ट को देखेंगे तो उस एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि हर मजदूर को जहां से भी आप लेकर जाते हैं, सोर्स स्टेट से लेकर के जाते हैं, वहां पे आपको रजिस्टर करना है, और जहां डेस्टिनेशन स्टेट में लेकर के जाते हैं वहां भी रजिस्टर करना है। कॉन्ट्रैक्टर्स को, मजदूरों को रजिस्टर करना है। उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रावधान है। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है कि एक मजदूर अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाता है तो उसके लिए एक डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है, नॉमिनल है परंतु वो है। उसमें जर्नी अलाउंस की बात की गई है। आप देखिए कि अभी जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में माइग्रेंट वर्कर्स का केस कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया, जो अलग अलग एक्टिविस्ट, एक स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क करके एक ग्रुप था जो बहुत एक्टिवली डॉक्यूमेंट कर रहा था माइग्रेंट वर्कर्स के मिजरीज को। उसमें एक चीज बात निकल करके आई कि एक बहुत बड़ा इशू जो था माइग्रेंट वर्कर्स से था कि वो ट्रैवल का जो फेयर था, कई लोगों ने अपने बोरो किए 10,000, 15,000, 20,000, कई लोगों ने बड़ी गाड़ियां की 80-80 हजार रुपए, लाख लाख रुपए देकर के बसेस हायर की। तो मजदूरों ने अपने पैसे से ट्रैवल अरेंज किया। So if there was earlier record of these migrant workers under Interstate Migrant Workers Act, और इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता और उनको जर्नी अलाउंस मिलता कि शायद वो मजदूर अपने पास, उनके पास वापस घर जाने का पैसा होता, तो शायद इसका थोड़ा बहुत जो क्राइसिस था वो कम किया जा सकता था। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अभी एक बहुत बड़ा बहस चला हुआ है देश में कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, क्योंकि उसमें भी प्रावधान है वर्कर्स को रजिस्टर करने का। उस एक्ट के तहत एक बोर्ड बना है और उस बोर्ड के पास बहुत बड़े मात्रा में पैसा जमा है। अभी पिछले सर ने बताया आप लोगों को कि किस तरीके से वहाँ एक अलग गेम चल रहा है वहाँ पे, कि किस तरीके से नए लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के तहत और वो बोर्ड में। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है, 2018 में जस्टिस लोकुर का एक जजमेंट है, नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर लेजिस्लेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, तो उसमें ये बात निकल करके आई कि बोर्ड के पास 35,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। उस 35,000 करोड़ रुपए का अभी भी ना तो डिसबर्समेंट हो पाया है, ना सरकार के पास रिकॉर्ड है कि हाँ किनको वो पैसे देने हैं। और उस एक्ट को आप देखेंगे तो उस एक्ट को जो 1996 में बना, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, उसमें अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं कि मजदूरों के लिए, उनके लिए पेंशन का इंतजाम, उनको घर बनाने के लिए लोन देने का इंतजाम। तो इस तरीके का वो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। पर आज आप देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो पता ही नहीं है कि किस 2018 में जजमेंट पास हुआ तो उस समय भी ये बात क्लियर नहीं थी कि हाँ कौन कौन से मजदूर हैं जिनको ये पैसे देने हैं। तो सरकार के हिसाब से आंकड़े हैं कि 3 करोड़ अभी मजदूर हैं, ट्रेड यूनियंस और जो लोग काम करते हैं इस क्षेत्र में उनका कहना है कि 10 करोड़ मजदूर हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड देयर इज नो रिकॉर्ड। दैट इज येट अनदर प्रॉब्लम। अब आप देखिए जो प्रपोज लेबर लॉ चेंजेस हैं, तो मैंने इस बात का जिक्र इस वजह से किया क्योंकि शायद हमें अगर आगे किसी भी क्राइसिस को अवॉइड करना है तो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत साफ होनी चाहिए कि अगर मजदूरों को फर्दर किसी क्राइसिस से बचाना है तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट वर्किंग इन द डायरेक्शन वेयर वी फाइल केसेस, वेयर वी मेक रिप्रेजेंटेशन, वेयर वी गो एंड sit in front of labor offices to ensure that these acts are implemented strictly. And as you all know that every crisis has some sort of an opportunity, so we can also thank COVID-19 as an opportunity, because I think I don't remember in the past last so many years when was the last time that the question of labor became central to the debate. When was the last time when people in the TV debate started highlighting the plight of the labor? Now nobody talked about deaths in automobile sector. Nobody talked about sexual harassment at workplace. Maybe in urban areas it was a debate, but
if you see in the factories in smaller places, nobody talked about that. Nobody talked about how domestic workers are being affected by this whole lockdown. So what point I'm trying to make is that the question and the debate around labor has become central today, and I don't know how long central and how long will, people will talk about it, but we should take this as an opportunity और हमें इसकी तरीके से इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम अपने अलग क्षेत्रों में काम करने में हमें करना चाहिए काम। काफी राज्यों में ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जैसा कि अभी आप लोग ने सुना होगा कि कई राज्य आज सेक्शन 5 का हवाला देते हुए फैक्ट्रीज एक्ट का कि वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जो अलग अलग कानूनों को बदलने की बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख तक 13 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड किया, और 2 राज्य हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो ऑर्डिनेंस ला करके कानून को बदलने की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग कानून हैं। उत्तर प्रदेश इज एन एक्सट्रीम केस बिकॉज दे हैव प्लानिंग टू suspend 35 out of 38 total labor laws, and I think that ordinance is still pending for the assent of the president, so we don't know whether that is going to be done or not. But ये जो कानून है जहाँ पे कि वर्किंग आवर्स को सारे राज्यों ने बढ़ाया है, इस पर भारत सरकार ने काफी राज्यों से उनसे जवाब भी मांगा है, और काफी राज्यों ने जवाब नहीं दिया। I think it was Assam is the only state which has responded to the concern raised by the Ministry of Labour central government. तो ये एक पहला सवाल है कि क्या ये वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जा सकता है। अभी आप लोग सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, कॉलिन सर ने भी इसका हवाला दिया। तो सेक्शन 5 में जो भी राज्य सेक्शन 5 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गैर कानूनी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कर्नाटका हाई कोर्ट में अभी 4-5 दिनों पहले जब वहां पे पिटीशन की सुनवाई हो रही थी, तो बाकायदा सरकार के वकील ने ये कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट विल नॉट क्वालिफाई अंडर पब्लिक इमरजेंसी क्लॉज। सेक्शन 5 में एक क्लॉज है, मैं वो सिर्फ आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं कि वो क्लॉज क्या कहता है, कि जो एक्सप्लेनेशन दी गई है कि पब्लिक इमरजेंसी का मतलब क्या होगा। तो वो एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, पब्लिक इमरजेंसी मीन्स अ ग्रेव इमरजेंसी where the security of India or any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance. तो जैसा आप देखेंगे कि इसमें जो फ्रेज यूज है, वॉर है, एक्सटर्नल अग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, और ये तीनों में कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो क्वालिफाई नहीं करती। तो जिन जिन राज्यों में सेक्शन 5 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है और उसको चैलेंज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार ने वापस ले लिया, कर्नाटक में भी वापस ले लिया, हमारे कुछ साथियों ने बिहार में पिटीशन फाइल किया है। मुझे बाकी राज्यों का जानकारी नहीं है कि गुजरात में, क्योंकि गुजरात में तो एक क्लॉज है जहां पे कि वो ओवर टाइम भी नहीं देंगे सेक्शन 59 के तहत जो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत। तो पता नहीं वो चैलेंज हुआ या नहीं हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज हमारे साथ साथी जुड़े हैं उत्तराखंड से, क्योंकि आपके राज्य में भी सेक्शन 5 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आई थिंक इट इज ऑन 5th of May this notification was issued, so you check it. देहरादून, हाँ 5 मई का ये नोटिफिकेशन है। मैंने स्निग्धा को वो नोटिफिकेशन भेजा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके ट्रेड यूनियन साथी हैं उस इस मुहिम को, इस केस को में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जो कानूनी सहायता है, जो लीगल हेल्प है, वो हम करने में बेशक अपनी पूरी कोशिश करेंगे। So this is one thing. Now one of the how much time do I have, Snigdha? Just remind me, please. Okay. You still have 5 minutes. I'm okay, so sorry. fine. I was muted. So I'll quickly now focus on another aspect of suspension of labor laws. क्योंकि और उसका कुछ चर्चा हुआ भी था, और मैं थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसा कॉलिन सर ने बताया कि अगर उम्मीद करिए एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट नहीं रहेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रपोज किया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट नहीं लगेगा। अच्छा, एक भ्रांति है, एक लोगों का सोच है, पता नहीं कितने लोग ये जानते हैं नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और ये लेबर लॉज जो हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बने हुए हैं, उन मजदूरों के लिए बने हुए हैं जो साइकिल से पीछे टिफिन बांधकर अपने रोजी रोटी कमाने जाते हैं।
That is not true, because if you'll see the definition of workman includes people working at a higher salary, even in all those IT sector companies, hotel and everyone. So everybody is a workman within the meaning of Industrial Disputes Act. और अगर आपको नौकरी से आपको अगर बचाना है कि हाँ आपकी नौकरी एब्रप्टली नहीं खत्म की जाए, तो आपको इसी कानून का सहारा है. So it is very important that we must talk with people who are actually working in these sectors and apprise people that it is your cause also, because so far workers movement and all those debates seems to have been restricted to factory areas and with poor workers. That is not the condition here. तो ये सारे लोगों को भी जब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट चला जाएगा तो उनके भी नौकरी का कोई प्रोटेक्शन नहीं है. सो दिस हायर एंड फायर पॉलिसी कि आप अपनी मर्जी से कभी भी हायर करेंगे, आप अपनी मर्जी से कभी भी फायर करेंगे, क्योंकि आपको इस कानून के तहत ही एक प्रोसेस दिया गया है कि जब किसी व्यक्ति को आपको काम से निकालना है तो आपको इन तरीकों से आपको उस कंपनी से आप उसको रिट्रेंच करेंगे, आप उसको 1 महीने की नोटिस देंगे, तनख्वाह देंगे और तब आप उसको काम से निकाल सकते हैं. और जैसा क्लोजर वगैरह के बारे में कॉलिन सर ने आपसे बात की. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि इन कानूनों के चले जाने के बाद जो एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा यूपी का, जहां पे उन्होंने कहा कि हम मिनिमम वेजेस एक्ट को रखते हैं. हम मिनिमम वेजेस एक्ट रहेगा, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज एक्ट, जो एक सेक्शन रहेगा कि हर महीने के 10 तारीख को पैसा दिया जाएगा हर मजदूर को. सपोज अ सिचुएशन वेयर अ वर्कर despite the implementation of this act is not getting money, so what do you do? अगर आपको सेक्शन 5 में यह अधिकार है कि आपको पैसा मिलना चाहिए 10 तारीख को, लेकिन आपको नहीं मिला, तो आपको उसी कानून के सेक्शन 15 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में आपका यह अधिकार है कि आप एक क्लेम फाइल करें और 10 गुना अपने सैलरी का आप क्लेम फाइल कर सकते हैं लेबर कमिश्नर जो कि अथॉरिटी है उसके सामने. तो अगर आपने सिर्फ एक सेक्शन रखा उस कानून का, बाकी सेक्शन हटा दिया, तो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से गायब हो गया. That is one aspect of this whole change, that you cannot remove the grievance redressal mechanism, because that is going to create a situation where in the cases of violation of any act, I won't have any protection. So that is one of the major worry people. And third, I think another speaker also mentioned it, that it is often considered that ये सारे श्रम कानून जो हैं ये workers के लिए हैं. That is not true. If you see Industrial Disputes Act, it provides that in case of any disturbance, in case of any agitation, in case of any situation which is unwarranted, even employer can move to labor office and start the process of conciliation. तो जो झगड़ा, जो बहस, जो agitation फैक्ट्री में हो रहा है, वो तुरंत ही फिर वो कंसिलिएशन के माध्यम से उसका निपटारा करना पड़ेगा. और काफी रिसर्च है इसमें कि एक फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी पीस इन इंडस्ट्रियल एरियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट हैव अ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विदाउट इंडस्ट्रियल पीस. सो दिस इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस. एंड so far I think it was Azim Premji also who said it when this whole labor law ordinances were being proposed, that this whole debate that that industrial growth को labor laws ने रोक रखा है, हमारे पास इतने complex labor laws हैं उसकी वजह से हमारा growth नहीं हो रहा है. That is not true, because that is not the research and that is not the study which shows. So that is one thing, and it is high time कि सरकार को लेबर लॉज को खत्म करने के बजाय मजदूरों की कैपेसिटी बिल्डिंग में अगर आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी तक जो हमारा निजाम है वो है किस तरीके से लेबर क्रश करने का, जो एक कॉलोनियल हैंगओवर है हमारा, क्योंकि ये वहीं से हम लेकर आते हैं कि किस तरीके से फैक्ट्रीज को कंट्रोल करना, क्रश करना एजिटेशंस को, ये एक जो नेचर है आज लेबर का हमारे यहाँ. और किस तरीके से आप हेल्दी वर्कफोर्स नहीं बनाना चाहते हैं, जहाँ पे कि आप उनके शिक्षा, आप उनके स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं. और इन सारे लेबर कानूनों को हटाने का एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो उनके हेल्थ पे होगा. सो यू कैन नॉट हैव अ इकोनॉमिक ग्रोथ विद अनहेल्दी वर्कफोर्स. सो दैट इज वन थिंग, दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक. एंड ऑल्सो अदर इंपॉर्टेंट लॉज, द प्रोविडेंट फंड एक्ट, अभी शायद 12.5% जो कॉन्ट्रीब्यूशन था प्रोविडेंट फंड एक्ट को, उसको घटा के 10% कर दिया गया. सपोज ग्रेचुइटी एक्ट चला जाता है, ग्रेचुइटी एक्ट के तहत अगर आप अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं तो हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए आपको उस 15 दिनों की सैलरी मिलती है.
अगर यूपी में ग्रेचुइटी एक्ट चला गया, जिस व्यक्ति ने 20 साल काम किया होगा उसको कानूनी तरीके से 10 महीने की लास्ट ड्रॉन सैलरी मिलनी चाहिए, वो पैसा उसका क्या होगा? So we don't have clarity. So this is going to be a very disastrous situation, and that is how we need to actually buck up, and we must challenge all these labor laws. Thank you. This is what I have to say. Thank you very much. Thank you so much, Gunjan. ये दोनों ही ये जो सेशन था हमारा, ये काफी, इसमें काफी हमारे महत्वपूर्ण मुद्दों को हाईलाइट किया, और हमारे सामने जो भी सिचुएशन थी स्टार्टिंग से कि क्या रिकॉर्ड्स नहीं होना और लेबर्स को जो राइट जो उनके लिए रिलीफ आए थे वो रिकॉर्ड्स ना होने की वजह से उन तक वो राइट्स ना पहुंचना, या फिर जैसे गुंजन ने मेंशन किया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंडस्ट्रियल पीस के साथ। तो इन सब बातों को आगे ले जाके मैं ये 10 मिनट का सेशन सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए खोल रही हूँ। आपको जो भी सवाल हो हमारे 2 स्पीकर से, MC पंसल भी कॉल पे हैं मेरे ख्याल से, और गुंजन भी हमारे साथ कॉल पे हैं, तो जो भी इन्होंने जितने भी अमेंडमेंट्स हमको बताए हैं पूरे देश के, उन सबको लेके जो भी आपके सवाल हो या कोई एडिशनल सवाल हो इन दोनों से, तो आप वो सवाल कर सकते हैं। अनम्यूट कर लो। आप डायरेक्टली भी कोई सवाल कर सकते हैं या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं, और हम मतलब आप सीधे ही सवाल करें तो बेहतर है। अगर किसी का कोई भी सवाल हो गुंजन या MC पंसल से तो प्लीज गो अहेड। Because I'm not seeing any raise of hands, या कोई ऐसे voices भी नहीं सुनाई दे रही हैं। Snigdha, I can see few faces. How can you not see? I can see Digambar. I can see one more person. I'm so sorry, Gunjan. I'm so sorry. All the videos are black at my end, and for some reason I'm not sure. So if you can see faces, can you please pick their names? Sarita is also there. I would also request जो लोग शायद अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि ये मुश्किल भी होगा एक साथ कहना, वो चैट बॉक्स में भी अगर अपना सवाल लिख दें तो I think I'll be happy to answer as much as I can. Yeah, that's better. Gunjan, if you can please call people one after another. I think I can see 2 people, Digambar and Sarita. So one of you can start. I'll start. Okay, Sarita. I'll share my. Can I go ahead? Yes, please go ahead. मुझे बस यही लगा कि ये हमारे पूरे लेबर राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एक बहुत ही बड़ा सेक्शन हमने मिस कर दिया, एंड वो है वुमेन लेबर फोर्स के बारे में। इवन इन द नेशनल लेवल डिस्कोर्स भी हमने इसको के बारे में बात नहीं किया। फॉर एग्जांपल, हमने जब देखा गवर्नमेंट ने अपना पैकेज इंट्रोड्यूस किया, उसमें उन्होंने एक्सेस टू क्रेडिट, लोन, ये सारे बातों के बारे में बात किया, बट वुमेन की प्रोटेक्शन के बारे में या वुमेन के एम्प्लॉयमेंट के बारे में या वुमेन के वेज के बारे में बिल्कुल कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं है। द सेकंड इज द फैक्ट दैट हमारे जो केयर गिवर्स है, फॉर एग्जांपल आशाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ANMs, ये ऑलमोस्ट 60 लाख पॉपुलेशन है इनका, और इनके ऊपर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू समथिंग, बिकॉज इनको वेजेस नहीं मिल रहे हैं, and they are being given the burden of identifying people, you know, identifying patients, COVID infected जो है migrant workers को identify करने के लिए, पर उनको कोई भी wages नहीं मिल रहा है। Most of the states में इनके बारे में कोई protection नहीं है। And third is हम लोग हम गवर्नमेंट ने किया था NREGA के बारे में मेंशन किया था कि इट इज गोइंग टू वर्क विल बी इनिशिएटेड, पर हमें ध्यान देना है कि ये
एक सेफ्टी होता है वुमेन के लिए MGNREGA. However, because ये forced migration जो हो रहा है, there's a scope that women will be completely neglected and completely out of ये जो workforce है इससे बाहर जाएंगे. So these were the 3 issues that I wanted to mention. Thank you, Sarita, for highlighting these important issues. Digamba, you want to ask something or you want to make a comment? Please go ahead. Digamba, are you there? Sorry, लगता है शायद दिगंबर का संपर्क टूट गया है. I think Govind. कोई और है जो कोई अपना comment देना चाहता है या कोई बात पूछना चाहता है? I can see, if I'm not wrong, it is Prabhunath Singh. Gunjan from Faridabad. Hello. Yes. Hello. Yes. Hello. प्रभुनाथ जी, प्लीज गो अहेड. प्रभुनाथ जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं? यस सर, कुछ और बाकी सारे साथी अगर अपना प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर लें प्लीज. मैं कुछ और जो होस्ट हैं वो चेक करें कि जिनका माइक्रोफोन ऑन है वो ऑफ कर लें प्लीज. प्रभुनाथ जी, प्लीज गो अहेड. सर, जो सबसे बड़ा सवाल जो माइग्रेंट लेबर के लिए है, तो हम जो माइग्रेंट लेबर तो हम रख रहे हैं. आज कोविड में हमें दूसरी स्थिति को भी देखना होगा. जितना मजबूर जो है मजदूर हैं, उससे थोड़ा कम मजबूर एम्प्लॉयर. एक्सप्लॉइटेशन मजदूर का ज्यादा हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं एम्प्लॉयर का भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. हेलो. हाँ, आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए. हाँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल. मैम. हाँ मैं बोल रहा था मैम, मैं प्राइवेट टीचर एसोसिएशन की तरफ से बात रखना चाह रहा था. नॉन गवर्नमेंट टीचर्स ना, जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तो प्राइवेट टीचर्स के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. वो सिर्फ सैलरी का ही नहीं, एक टर्मिनेशन भी, बहुत बड़ी संख्या में टर्मिनेशन भी लगातार हो रहे हैं. तो एक बड़ा संकट, यहाँ तक कि खाने पीने तक का भी संकट पूरा हो गया है चीजें ना. और सैलरी बहुत सारे टीचर्स की मार्च की भी नहीं मिल रही है. और अभी ये फिर से एग्जाम भी करा रहे हैं, वहाँ कॉपी चेकिंग में भी जा रहे हैं. लेकिन एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है, ये सैलरी और टर्मिनेशन की. उत्तराखंड में भी बहुत सारे टीचर्स लोग प्रसंगठित भी हो रहे हैं, लेकिन सैलरी अभी भी नहीं मिल रही है. तो मेरा यही सवाल था टीचर्स के लिए की तरफ से. धन्यवाद. गुंजन. दिगंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अभी हमने कोविड-19 में बाकी जगहों पर भी देखा कि मास टर्मिनेशन का, जर्नलिस्ट का, फैक्ट्री वर्कर्स का, ये हर तरह से एक जगह चल रहा है. परंतु आप अपने नौकरी जहां भी कर रहे हैं, वहां पे जो लोगों ने भी 240 दिनों से अधिक काम किया है लगातार, वर्कमैन है, और उनकी छंटनी ऐसे नहीं की जा सकती है. कोई भी कंपनी छंटनी इस तरीके से नहीं कर सकती है, तो स्कूल भी जो है वो नहीं कर सकता. तो आप डेफिनेटली आईडी एक्ट के तहत आप अपना टर्मिनेशन चैलेंज कर सकते हैं. और आप अपने यूनियन की तरफ से या इंडिविजुअल अगर आप हैं तो आईडी एक्ट का सेक्शन 2A है, उसके तहत आप अपना केस फाइल कर सकते हैं. तो आपके पास लीगल प्रोटेक्शन है और आप इस केस को उठा सकते हैं. आपकी नौकरी अगर ऐसे गई है या दूसरे टीचर्स की जा रही है, तो ये कानून का उल्लंघन. I can see Jane raising her hand. Jane, you have to unmute yourself. Sorry, can you hear me now? Yes. Yeah. I put
पूछ रहे थे अगर किसी ने अब तक गुजरात फैक्ट्रीज अमेंडमेंट को चैलेंज किया है तो एक SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर चुके हैं गुजरात मजदूर सबरो ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से। अभी हम इसकी सुनवाई की इंतजार में हैं। Thank you so much for informing. हमारे साथ गुजरात से भी HRN के members जुड़े हैं, so I think they will take note of this. गुंजन, आपको कोई और दिख पा रहे हैं? For some reason my screen doesn't work. I can see raise your. I can't see anyone. I think Shannu wants to say something. हाँ, जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि टीचर्स का, आज मेरे पास भी एक फोन है कि आया कि वो डिसेबल पर्सन है 60% और 4 साल से नौकरी कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में और उनको उनके अलावा 4 और उन्हें भी निकाल दिया गया है। तो इसके लिए भी मतलब सब जगह चल रहा है, ये MP में भी हर जगह ही हो रहा है। तो इसमें पिटिशन लगा सकेंगे अभी या तो फिर अपन उसमें जाएंगे नीचे? नहीं, आप पिटीशन फाइल करिए सन्नू जी, पिटीशन फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो इन लोगों का नौकरी जा रहा है वो डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं।